Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you are watching ENGX. So, my dear students, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BSCB पैटर्न के स्टूडेंट हैं और मैं आज से पोइट्री सेक्शंस का पहला पोएम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि पोएम में कहता क्या है और क्या कौन कौन सी बातें आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पोएम। तो आज हम BSCB बोर्ड के क्लास 12 स्टूडेंट के लिए पोइट्री सेक्शंस का सबसे पहला पोएम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ को जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का अर्थ क्या होता है, राइट। तो जानना ज़रूरी ये है कि स्वीटेस्ट लव का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर इसका उर्दू मीनिंग लेते हैं आप लोग उर्दू, तो इसका अर्थ होता है मेरी प्यारी महबूबा। और आई डोंट गो, गो जो है ये आपका ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग GO से पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है जाना। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ, इसका ये मतलब होता है। देखिए, आपके बुक में डू और नॉट अलग अलग है। मैंने डू और नॉट को इन शॉर्ट में डोंट लिखा है, सेम होता है, इसमें कोई अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, बट सेम ही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में कि पोएट कौन है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि पोएट का नाम जॉन डॉन है। ओके, सबसे पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी ये है कि पोएट के बायोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पोएट का बायोग्राफी क्या है, वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, उसका अचीवमेंट्स क्या है, वो क्या क्या करते थे, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि BSCB बोर्ड में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुश्किल होता है उस स्टूडेंट के लिए जो चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है। जैसे हम पहले के बारे में बात करते हैं, तो पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता था, तो सिर्फ और सिर्फ समरी पूछा जाता था। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तादाद को, संख्या को बढ़ा दी गई है, इसलिए आप लोगों को समरी के साथ साथ चैप्टर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर ऑथर के बारे में या पोएट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। पोएट ये एक इंग्लिश कवि है, यानी इंग्लिश पोएट है, जिसका नाम है जॉन डॉन। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572 इन लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंटायर इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक एंड डाइड इन 1631। जॉन डॉन पैदा हुआ था 1572 ईस्वी में, लंदन में पैदा हुआ था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। अगर हम जॉन डॉन की धर्म के बारे में बात करें तो इसका धर्म रोमन कैथोलिक था, लेकिन उस वक्त पूरा इंग्लैंड जो था वो एंटी रोमन कैथोलिक था, यानी पूरा इंग्लैंड रोमन कैथोलिक धर्म के विरोध था। अब आप लोग, जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये पता होगा कि अगर किसी भी देश में लगभग सभी या प्रायः लोग किसी एक धर्म के हों और कुछ लोग जो है दूसरा धर्म के मानने वाले हो, तो जो लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोग होंगे, जो कम लोग होंगे, उनको डर डर के रहना पड़ेगा। ये बात तो फैक्ट है, रियल है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जॉन डॉन ने एडमिशन लिया था। अगर हम शुरुआती तालीम के बारे में बात करें, यानी बिगिनिंग, जो कि उसने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी जॉन डॉन, तो वो अपने घर में ही ट्यूशन पढ़ता था। और फिर जब उसे यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।
आप सबको पता होगा कि लंदन में एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहीं इसने एडमिशन लिया, लेकिन जब उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को पता चला कि यह लड़का यानी जॉन डोन रोमन कैथोलिक धर्म का है, तो उसको बिना डिग्री के उसे जो है उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिखा है कि जॉन डोन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी उसके धर्म के कारण जो है उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसे निकाल दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है, ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी एंड गॉट अ पावरफुल जॉब ऑफ अ सेक्रेटरी, राइट। उसने लॉ की पढ़ाई किया, लॉ आप लोगों को पता होगा कानून, और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ये दो चीज़ उसने पढ़ाई किया, जिसके कारण उसको एक जॉब मिला, और वो सेक्रेटरी का जॉब था, उसको सेक्रेटरी का जॉब मिला। आगे हम लोग देखते हैं कि जॉन डोन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, फॉर सीक्रेटली मैरिंग टू हिज पैट्रॉन्स नीस एंड मोर, सो ही हैड टू लॉस हिज जॉब। ओके, अब हम इस पॉइंट को बताने की कोशिश करते हैं कि जॉन डोन को ब्रीफली का मतलब होता है कुछ ही दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए उसे प्रिजन भेजा गया था। प्रिजन का मतलब होता है जेल, जेल भेजा गया था। वो भेजने का कारण ये था कि उसने यानी जॉन डोन ने उसके यानी जॉन डोन के पैट्रॉन्स की भतीजी यानी पैट्रॉन्स की नीस से उसका लव अफेयर हुआ था पहले, और उसके बाद नीस के साथ, पैट्रॉन्स की नीस के साथ यानी एन मोर के साथ उसने सीक्रेटली यानी चोरी चुपके शादी कर लिया था। जब इसकी सूचना एन मोर की फैमिली को हुआ, तो उसने पुलिस स्टेशन में उसने उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, जिसके कारण उसे कुछ ही दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और जेल जाने के कारण उसको उसके जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। अब हम आपको बता दें कि एनमोर कौन है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि उसने पैट्रॉन्स की नीस को शादी किया था। सवाल यह बनता है कि पैट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पैट्रॉन हम उसको बोलते हैं जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रहने के लिए घर देता है। इसको आप लॉज नहीं बोल सकते हैं, राइट। रहने के लिए अपना घर देता है और उसमें वो उसका भी फैमिली रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैट्रॉन्स। यानी फाइनली अगर हम लोग बोले, ओरिजिनली इसका अगर अर्थ ले, तो पैट्रॉन का मतलब होता है आश्रयदाता, यानी जो उसको रहने के लिए घर देता है। ओके, तो जो आदमी ने उसको रहने के लिए घर दिया था, उसी की भतीजी के साथ इनका लव अफेयर चल चुका था, यानी प्रेम हो गया था। और धीरे धीरे ये प्रेम काफ़ी सीरियस हो गया, जिसके कारण जो है उसे शादी करना पड़ा चोरी चुपके, और शादी करने की सज़ा तो उसको पनिशमेंट मिली गई। क्यों मिला? क्योंकि आपको पता होगा कि उस वक्त इंटायर इंग्लैंड यानी पूरा इंग्लैंड एंटी रोमन कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक के विरोध था, और उसके पैट्रॉन्स जो था यानी जॉन डोन के आश्रयदाता जो था, वो लोग एंटी रोमन कैथोलिक थे। तो जाहिर सी बात है कि एन मोर जो होगी वो भी एंटी रोमन कैथोलिक फैमिली के होंगे। ओके, तो उसने एन मोर से शादी कर लिया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा था। अब ये एन मोर कौन है? वही है जॉन डोन की बिलव्ड। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जॉन डोन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ओके, अब सवाल ये बनता है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि जॉन डोन किसके लिए फेमस है। वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, प्रचलित, सुप्रसिद्ध। ओके, तो जॉन डोन प्रसिद्ध हैं सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए। सोनेट्स का मतलब, सॉन्ग्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। सोनेट्स का मतलब अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं इस पॉइंट को क्लियर अभी कर देता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि सोनेट्स इज अ पोएम दैट कंटेन्स 40 लाइन्स, यानी सोनेट्स जो होती है 14 लाइन की कविता होती है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने वाला है। क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि सोनेट्स डॉट डॉट, सोनेट्स इज डॉट डॉट, सोनेट्स है क्या है? 14 लाइन की कविता है, या फिर आपको किसी भी तरह का
क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर एक जो वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों को और भी नॉलेज मिलेगी। अभी आप लोग इतना याद रखिएगा कि सोनेट्स जो होती है वो 14 लाइन की कविता होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जॉन डोन इज अ मेटाफिजिकल पॉइंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉन डोन जो है एक मेटाफिजिकल कवि हैं। अब सवाल ये बनता है कि मेटाफिजिकल का माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका क्या मीन्स होता है, राइट। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ओके, और मेटाफिजिकल पॉइंट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, राइट। तो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का ट्विस्ट करके दे सकता है, आप लोगों को पूछ सकता है, जैसे जॉन डोन इज अ डॉट डॉट पॉइंट, तो आप लोगों को डॉट डॉट के जगह पे क्या सेट करना है, मेटाफिजिकल पॉइंट। आप लोगों को और भी ऑप्शन में दे देगा, जैसे नेचर पॉइंट है या फिर और भी किसी तरह के पॉइंट्स दे देंगे, और एक मेटाफिजिकल भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। हम पूरी तरह से श्योर हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इन्हीं से पूछेंगे। एक भी क्वेश्चन, मैं वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, और अगर कुछ आएगा तो आपके चैप्टर से आएंगे, पोएम से आएंगे, जो कि मैं अभी पोएम को जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसी वक्त क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग अब आते हैं पोएम की ओर। आप लोगों को बताया था कि पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसका अर्थ होता है मेरी प्यारी महबूबा इन उर्दू, या फिर हम लोग हिंदी में अगर लेंगे तो मेरी प्रियतमा, राइट। तो इसको हम लोग जानते हैं, मैं नहीं जाता हूं। सवाल ये बनता है कि कहाँ नहीं जाता हूं, राइट, कहाँ। देखिए इसमें जो है जॉन डोन को, मैं आपको बता दूं कि जॉन डोन को समुद्री यात्रा करने का काफ़ी शौक रहता है। समुद्री यात्रा वो पहले कई बार कर चुका होता है, और इस बार शादी के बाद वो समुद्री यात्रा करने के लिए जाना चाहता है, जॉन डोन, ओके। और उनकी वाइफ, यानी जिनसे वो शादी किया था एनमोर से, उनकी पेट्रोन्स की नीज से जो शादी किया था एनमोर से, उनकी वाइफ एनमोर उसे जाने नहीं देना चाहती है। एनमोर के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये आता है कि हो सकता है कि जॉन डोन हमसे ऊब चुका हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जॉन डोन को, यानी उनके पति को, कहीं और उनसे अच्छा, खूबसूरत या फिर ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई मिल गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जॉन डोन जो समुद्री यात्रा करने जा रहा है, हो सकता है कि उनके साथ कुछ समुद्र में कुछ गलत हो जाए, या फिर ये कभी दोबारा वापस ना आए। इस तरह की सारी सवाल जो है उनके मन में, जॉन डोन की वाइफ के मन में आता है, जिसके कारण जो है वो अपने हस्बैंड को, यानी जॉन डोन को समुद्री यात्रा करने के लिए नहीं देना चाहती है। ओके, चलिए अब हम लोग अब पढ़ते हैं पोएम को और उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये लव पोएम है। तो इस लव पोएम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा, और केयरफुली, बिल्कुल सावधानी से आप लोग सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेंजा है, Sweetest love I don't go for weariness of sea, no in the hope of the world can show a fit love for me. ओके, कहता है, कवि कहता है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ। देखिए यहाँ पे थी जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस पोएम में जितने भी सारे लगभग वर्ड्स जो है वो ओल्ड वर्ड इस्तेमाल किया गया, ओल्ड इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो इसमें गो जो है ये आपका ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न में जीओ होता है, जिसका अर्थ होता है जाना। वरीनेस ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, और थी ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वरीनेस ऑफ सी, नो इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फिट लव फॉर मी। मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ या कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ, या फिर इस उम्मीद में भी मैं नहीं जाता हूँ कि ये दुनिया में कोई और भी है, कोई और भी औरत है या कोई और भी लड़की है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकती है।
मैं उसके पास जाता हूँ, ये भी बात नहीं है। तो यहाँ पे इस 2 लाइन के माध्यम से कवि यानी जॉन डोन अपनी वाइफ की 2 बातों को तो क्लियर कर देता है। क्लियर ये करता है कि मैं तुमसे थका भी नहीं हूँ इसलिए नहीं जाता हूँ, या तो फिर ये भी बात नहीं है कि इस दुनिया में कोई और भी है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकती है। तो इन 2 लाइन में कवि जो है अपनी वाइफ की यानी एनमोर की 2 बातों को तो क्लियर करता है। आगे हम लोग आते हैं, आगे ये आते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फैन दैट्स टू डाई। कहता है कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है। मैं आपको यह बता दूं कि कवि यानी जॉन डोन और एनमोर के बीच जो लव का जो बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, ओके, जिसके कारण जो है एक दोनों से जुदा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। एक लम्हा, एक पल, एक क्षण भी उन दोनों से जुदा होना यानी दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह पाता था। इसलिए कवि जो है खुद को अपनी वाइफ से यानी एनमोर से जुदा होने का नाटक करना चाहता था, यानी जुदा होकर कुछ दिन तक वो रिहर्स करना चाहता था, ताकि कवि ये जानता है, हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अगर कोई ना कोई अगर मर जाता है, यानी यदि मान लेते हैं कि जॉन डोन मर जाता है या फिर उनकी वाइफ मर जाती है, तो दोनों में से किसी एक को तो अकेले रहना पड़ेगा, कैसे रहेगा। इसलिए कवि जो है कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ से दूर रहना चाहता है, ताकि यदि कोई कभी मर जाता है तो ये अगर वो अपने आप को थोड़ा सा उनसे अलग रहने की आदत डाल लेता है, तो बाद में यदि कोई मर जाता है दोनों में से कोई, तो वह अकेले रह सकता है। परेशानी तो होगी लेकिन अकेले रह सकता है। इसलिए कहता है कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंड दैट्स टू डाई। कहता है कि एक ना एक दिन तो हमें मरना है, इसलिए मैं खुद को अपने आप को मरने का नाटक करके मैं आपसे जुदा रहकर एक रिहर्स करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं अपने आप में एक आदत डालने की कोशिश करना चाहता हूं कि मैं आपसे जुदा रहूं। यानी मैं एक मरने का ढोंग रचा रहा हूं। फाइनली अगर बोला जाए तो मैं मरने का ढोंग रचा रहा हूं। ओके, तो इन 2 स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है मैं एक बार फिर से बता दूं। मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं या फिर मैं तुमसे उब चुका हूं, या ये भी बात नहीं है, या इस उम्मीद में भी मैं नहीं जा रहा हूं कि इस दुनिया में कोई और भी है जो हमें तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकती है। एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, इसलिए मैं खुद को मरने का ढोंग रचाकर आपसे अलग रहने की नाटक करता हूं। ओके, इतनी सारी बातें इन दोनों स्टेंजा में कवि कहता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते कि आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एस्टनाइट द सन वेंट हिंस एंड इट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सॉर्ट ऑफ वे। कहता है कि कल रात जिस प्रकार सूरज डूब गया, देखिए यहाँ पे सन्ने नहीं पढ़िएगा, उसको प्रोनाउंसिएशन शन ही कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पोएम में जो है आपको ज़्यादातर वर्ड जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड मिलेंगे, इसलिए ये सन जो है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो आज के इंग्लिश वर्ड में हम लोग SUN इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है सूरज। ओके, कह रहा है कि एस्ट नाइट द सन वेंट हिंस एंड इट इज हियर टुडे, कल रात सूरज डूब गया। आपको भी पता है कि कल रात सूरज डूब गया, एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन आज वो फिर वापस आ चुका है। कह रहा है कि ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सॉर्ट ऑफ वे। सूरज के पास ना तो कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, ना तो कोई चाह है, ना तो कोई कामना है, ना तो कोई अभिलाषा है, और ना ही उसके कोई चाहत है। फिर भी वो सूरज जो है वापस उसी जगह वापस आ जाता। ऐसा कभी हुआ है कि सूरज अपना वापस आना कभी भूला हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ना ही तो सूरज के पास कोई छोटा सा रास्ता है। मनुष्य के पास तो किसी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लंबा रास्ता होता है, शॉर्ट रास्ता होता है, या फिर और भी कई तरह के रास्ते होते हैं, लेकिन सूरज के पास ऐसा कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है। फिर भी वो आना कभी
भूलता नहीं है। सूरज का तो कोई नहीं है, ना तो उसके कोई चाहने वाले हैं, ना तो कोई बेटा है, ना तो कोई वाइफ है, ना तो कोई बिलव्ड है, कोई नहीं है। बट सूरज कभी आना भूलता नहीं है। तो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि सूरज के पास कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज वापस आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सूरज 2 घंटा पहले आ चुका है या तो फिर 2 घंटा लेट आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो अपने टाइम पे ही आता है, टाइम पे ही जाता है, कभी नहीं हुआ है। तो इसमें यह कहना चाहता है कि सूरज के पास कुछ नहीं है, फिर भी सूरज वापस आता है। मेरे पास तो सब है। यहां पे कहने का मतलब कह रहा है कि देन फियर नॉट मी, तो फिर आप मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सरप्राइज देन ही। कहता है कि विश्वास करो मुझ पर यकीन करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास आऊंगा। यहां पे कवि यह कहना चाहता है कि सूरज का तो कुछ नहीं था, कोई नहीं था, ना तो सेंस था, ना तो डिजायर था, ना तो शॉर्ट रास्ता था, और मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास तुम हो, मेरे पास सब है, मेरे पास शॉर्ट रास्ते भी हैं। तो फिर आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो? मैं सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास आऊंगा। कवि कहता है अपनी वाइफ को, यानी एन मोर को। ओके, अब हम लोग हैं और आगे की स्टेंजा को समझने की कोशिश करते हैं। आगे जैसे कहता है, देखिए यहां पे कवि जो है मनुष्य की शक्ति की तुलना किया है। मनुष्य की शक्ति के बारे में बात करते हुए कहता है कि ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति भी कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून्स फॉल, यदि जब किसी मनुष्य का अच्छा टाइम, गुड फॉर्च्यून्स गिर जाता है, फॉल हो जाता है, उस वक्त मनुष्य अंदर से टूट जाता है। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार कवि अपनी वाइफ से जुदा होता है, ओके, उस वक्त जब कवि अपने वाइफ के साथ था, दैट वाज अ गुड फॉर्च्यून, वो अच्छा लम्हा था, एक अच्छा टाइम था जो साथ में दोनों स्पेंड करते थे। लेकिन अब जो है कवि अपने वाइफ से जुदा हो रहा है, यानी गुड फॉर्च्यून्स फॉल हो रहा है, अच्छा टाइम जा रहा है। इस वक्त जो है मनुष्य की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है और मनुष्य का दिल जो है चूर चूर हो जाता है। और उस वक्त कांट एड अनदर आवर, और ना ही तो कोई भी मनुष्य अपना खुशी का लम्हा या अच्छा लम्हा ऐड कर सकता है। यानी जब किसी मनुष्य का बुरा टाइम आता है तो कोई भी मनुष्य अच्छा टाइम को ऐड नहीं कर सकता है। ओके, और ये भी कहता है कि नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही तो खोया हुआ समय को वापस लाया जा सकता है। यानी यदि आपका गुड फॉर्च्यून चला जाता है तो जो चला गया चला गया और दोबारा कभी नहीं आ सकता, ना ही तो आप उसे ला सकते हो। ओके, आगे के स्टेंजा में कवि ये कहना चाहता है बट कम बैड चांस। ओके, लेकिन जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तब उस वक्त मनुष्य को क्या करना चाहिए? सबको, ये नहीं कि मतलब अभी जो है बुरा टाइम कवि और कवि के वाइफ एंड मोर का ही है, बल्कि जब किसी का भी यदि बुरा टाइम आता है तो सबको एक साथ जोड़कर, एक साथ जुटकर उसका सामना करना चाहिए। एंड वी टीच इट अर्थ एंड लैंड इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हमें इन सब का एक साथ ज्वाइन होकर इसकी कमजोरी स्ट्रेंथ होना चाहिए, और साथ साथ इसे हमें एक साथ ज्वाइन होकर इस क्या बोले कि यानी बैड चांस का यानी बुरे वक्त का साथ देना चाहिए एक साथ मिलकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं When thou sayest not wind, कहता है कि जब तुम, कवि कहता है अपनी वाइफ को, ओके, कवि कहता है कि when thou sayest, जब तुम सिसकियां लेती हो, यानी जब रोती हो, तुम सिसकियां लेती हो और बहुत ज्यादा सिसकियां लेती हो, ओके, बट sighs my soul away, इस प्रकार तुम सिसकियां लेती हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल, मेरी आत्मा, मेरी रूह मुझसे दूर जा रही है। आप सोच सकते हो कि दोनों के बीच कितना मोहब्बत है, कितना इश्क है, कि उनकी वाइफ रो रही होती है
तो उनका सोल, उनकी आत्मा, उनकी रूह उनसे दूर जा रहा है। फाइनली हम इस सेंटेंस का अर्थ निकाल सकते हैं कि कवि खुद मर जा रहा है। ओके, इसलिए कह रहा है कि when thou sighest not wine but sighest my soul away। जब तुम सिसकियां लेती हो और बहुत ज्यादा सिसकियां लेती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल, मेरी रूह, मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। आगे कह रहा है कि when thou weepest unkindly kind my life's blood though decay it can't be। कहता है कि जब तुम रोती हो और बहुत ज्यादा रोती हो और अनकाइंडली काइंड रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड के जितने भी अणु परमाणु हैं वो सारे जो है डीके हो रहा है, जम रहा है। ओके, और ब्लड डीके होने का मतलब क्या होता है? खून यानी रक्त जमने का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मर जाना। ओके, इसलिए कह रहा है कि जब तुम रोती हो और बहुत ज्यादा रोती हो तब मुझे लगता है कि मेरा ब्लड जो है वो जम जाता है। फाइनली इसका अर्थ ले सकते हैं हम लोग मर जाना, यानी कोई भी व्यक्ति का ब्लड जमने का मतलब ही होता है मर जाना, यानी मरने का मतलब ब्लड जम जाना। ओके, इट कांट बी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि when thou lovest me as thou sayest me, if in thine my life thou wast, thou art of the best of me। कहता है जब तुम मुझे कहती थी, या जब तुम मुझे कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, राइट, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है। और यही मेरे लिए क्या है? एक आर्ट है, मेरे लिए एक कला है, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने दिल को कभी भी इजाजत मत दो। इट मीन्स दैट अपने दिल को कभी भी इजाजत मत दो फॉर थिंक मी एनी इल, यानी मेरे बारे में कोई भी बुरा भला बोलने की या सोचने की। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कवि जब जाना चाहता है तो उनकी वाइफ कई तरह के सवाल करती है कि या तो मतलब कहीं और ये सेटल हो जाएगा, या फिर वो वापस नहीं आएगा, या फिर इनके साथ कुछ हो जाएगा, मर जाएगा, ये सारी उनको चिंता रहती है। इसलिए कवि कहता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, इसलिए तुम अपने दिल को कभी भी इजाजत मत दो फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में किसी भी तरह की बुरा सोचने की। ओके, डेस्टिनी में टेक दाई पाथ एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहता है कि डेस्टिनी जो है, नसीब में जो है, अगर मौत है, जुदा लिखना है, तो वो तो आकर ही रहेगी, यदि मौत है तो वो होकर ही रहेगी, उससे कोई नहीं बच सकता है। मौत है तो कहीं भी रहने से वो मर सकता है। ओके, इसलिए आप मेरे बारे में कोई बुरा भला मत सोचो, मौत अगर है तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। बट थिंक दैट वी आर टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बस इतना तुम सोचना कि हम लोग सो के तो एक ही बेड में हैं, लेकिन दोनों का सोने का जो ये है साइड है, बिल्कुल दोनों अलग अलग तरह के, हम लोग अलग अलग तरफ सोए हुए हैं, यानी दोनों का फेस अलग अलग तरह है। इसीलिए कह रहा है कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग सोए हुए तो हैं, एक साथ सोए हुए हैं, लेकिन दोनों का रुख, दोनों का फेस अलग तरफ है, यानी एक दूसरे को हम लोग सिर्फ देख नहीं सकते हैं। ओके, ये चीज कह रहा है। आगे क्या कहता है कवि? कवि कहता है लास्ट में, कवि ये कहना चाहता है कि दे हु वन अदर कीप्स अलाइव नो पार्टेड बी। कहता है कि लोग जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, यानी लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, लोग जो एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं, वो कभी जुदा नहीं होता है, कभी जुदा नहीं होता है, कभी जुदा नहीं होता है। ओके, तो ये रहा आपके स्वीटेस्ट लव आई डोंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड की ओर, कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड कौन कौन सब हैं और मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल। ओके,
तो चलिए हम लोग ओल्ड इंग्लिश वर्ड को देखते हैं। देखिए, ओल्ड इंग्लिश इनटू मॉडर्न इंग्लिश। ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ है ओल्ड इंग्लिश, दूसरी तरफ है मॉडर्न इंग्लिश, और तीसरी तरफ है उसका मीनिंग। GO गो, गो मीन्स होता है जाना, और इसका मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है GO, राइट। THEE, सी, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है यू, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, राइट, जिसका मतलब होता है तुम या तुम्हें। ओके, MEE, मी, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि ME, मी, ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है जिसका अर्थ होता है मुझे या फिर मेरे को। DYE, डाई, देखिए यहाँ पे ये जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, और जोन डोन का स्टाइल है वाई को आई को वाई में लिखने का, इसीलिए यहाँ पे इसका मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होगा DIE, डाई, जिसका अर्थ होगा मरना। ओके, नेक्स्ट सन, SUNNE, सन, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। ये मॉडर्न इंग्लिश वर्ड जो होता है वो SUN होता है, सन, जिसका अर्थ होता है सूर्य। हैथ, HATH, हैथ, जो ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, और मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है HAS, हैज, जिसका अर्थ होता है पास होना। ओके, नेक्स्ट बिलीव, BELEVE, बिलीव, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है BELIEVE, बिलीव, जिसका अर्थ होता है विश्वास करना। HEE, ही, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं HE, ही, जिसका अर्थ होता है वह, ये हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ADDE, एड, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, बल्कि ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ये हम लोग मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग ADD यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है जोड़ना। HOURE, आर, आर का मतलब होता है घंटा, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं HOUR, जिसका अर्थ होता है घंटा। ओके, नेक्स्ट में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं और भी एक है WEE, वी मीन्स होता है हम लोग या हमें, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है WE, वी। ज्वाइन, JOYNE, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसमें हम लोग मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में JOIN इस्तेमाल करते हैं, यानी एक साथ होना, मिलना। ओके, दाव, THOU, दाव, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में यू होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ओके, जिसका अर्थ होता है तुम या आप। ओके, सोल, SOULE, सोल, सोल, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है SOUL, सोल, जिसका अर्थ होता है आत्मा या रूह। नेक्स्ट होता है THEN, दैन, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग THAN इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है तब या तभी या फिर तो। साइस्ट, SIGHST, साइस्ट, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश वर्ड के लिए हम लोग SIGHS इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है विलाप करना या आह भरना। ओके, स्लीप, SLEEP, स्लीप, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में SLEEP, स्लीप, जिसका अर्थ होता है सोना। उसी तरह कीप है, KEEPE, कीप, जिसका अर्थ होता है रखना या पास रखना, राइट, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में लेते हैं KEEP, कीप, रखना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं BEE, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं BE, जिसका अर्थ होता है होना। ओके, सॉरी, तुम्हारा यहाँ पे ऊपर चला गया है होना में, लेकिन नीचे होगा, नीचे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। THINE, दाइन या फिर दाई, जिसका ये मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है योर, और इसका अर्थ होता है तुम्हारा, राइट। तो देखिए तुम्हारा ऊपर चला गया है, थोड़ा सा आई थिंक टाइप करने में दिक्कत हुआ होगा, इसीलिए ऊपर चला गया है, आप लोग नीचे कर लीजिएगा। दाइन या दाई का मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है दाइन या दाई, और इसका मॉडर्न इंग्लिश वर्ड होता है योर, और इसका अर्थ होता है तुम्हारा, राइट। अब हम लोग कुछ वर्ड लेते हैं, स्पेशल वर्ड लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन दियर हिंदी मीनिंग।
इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या, जैसे वरीनेस, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है थक जाना या फिर ऊब जाना। जेस्ट का मतलब होता है हंसी मजाक में, यानी आप एक लाइन वहाँ पे मैंने पढ़ा था, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, राइट। तो वहाँ पे जेस्ट इस्तेमाल किया गया है, ढोंग रचना यानी हंसी मजाक में ही करना। डाई जो है इसका अर्थ, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जो अभी मॉडर्न इंग्लिश वर्ड में DIE होता है, राइट, जिसका अर्थ होता है मरना। एस्ट्रोनाइट का मतलब होता है कल रात यानी बीता हुआ रात। स्प्रेस का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इरादा करना या इरादा होना या इरादा। फीबल का मतलब होता है कमजोर। डिवाइनिंग का मतलब होता है पवित्र सुंदर। और पार्ट का मतलब होता है भाग लेना यानी पार्टिसिपेट करना। और पार्टेड का मतलब होता है जुदा होना, एक्चुअली ये V2 है और ये जुदा होना इसका अर्थ होता है। डेस्टिनी का मतलब होता है नसीब यानी किस्मत। फिटर का मतलब होता है गहरा, जैसे कि आपने एक पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था, एक लाइन आपने पढ़ा था कि नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, राइट। तो यहाँ पे फिटर लव यानी गहरा प्रेम होता है, राइट। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, ओके। सेंस का मतलब होता है समझ। जर्नी का मतलब होता है यात्रा या यात्रा करना। गुड फॉर्च्यून्स का मतलब होता है खुदकिस्मती या सौभाग्य या अच्छा टाइम, अच्छा समय। लोस्ट आर का मतलब होता है खोया हुआ समय। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या मजबूती। ब्लड डॉथ डीके का मतलब होता है रक्त का क्षय हो जाना यानी रक्त जम जाना, या फिर आप मीनिंग ले सकते हैं मर जाना। फोर्थिंग का मतलब होता है पहले से ही सोच लेना, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और एक्सप्लेनेशन को बार बार सुने ताकि आपको समझ में आए कि एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहना चाहता है अपनी वाइफ से, ओके। यदि कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समरी को एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ का, और फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू so much for watching this video. If you like the video, please share, subscribe, and never press bell icon so that you never miss another update. Thank you very much.